मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया अपना? आपका नाम याद होगा? नेक्स्ट चैप्टर लिखो। नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियस। नेक्स्ट चैप्टर न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर 15। देखो, न्यूक्लियस चैप्टर में सबसे पहले अपन बात करते हैं एटम की कॉन्फ़िगरेशन की। एटम की कॉन्फ़िगरेशन में न्यूक्लियस और रदरफोर्ड अपन को एक्सप्लेन कर चुका था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लो मेरे पास कोई एलिमेंट एक्स या जेड है, तो जेड यहाँ पे क्या है? एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? ए इज एटॉमिक मास। ये क्या है यहाँ पे? एटॉमिक मास। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है।
अब यहाँ पे अगर मैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे को दे रखा है, इससे मैं क्या-क्या निकाल सकता हूँ? देखो, अगर मैं चाहूँ कि मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं और वो किसके बराबर होते हैं? जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर के। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब जब किसी भी एटम में या तो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, या नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, या फिर नंबर ऑफ सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड और जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड। ठीक है, अब इन सभी के मासेज अपन को पता होने चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इन 10 की पावर माइनस 31 केजी। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.65 इन 10 की पावर माइनस 27 केजी। लेकिन तुम ये जान के पता होगा तुम्हें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास सेम होता है, बट इस चैप्टर के लिए अपन दोनों का मास सेम अज्यूम नहीं करते हैं। वैसे रियलिटी में मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है एम, ये एम न्यूट्रॉन का जब मास होता है वो ज्यादा होता है। इसका मास ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, और न्यूट्रॉन का मास है 1.66 है, हल्का ज्यादा है, लेकिन वो वास्तविकता में ज्यादा होता है। ठीक है, तो 1.65 इसका है, 1.66 इसका कौन है? तो हैवी कौन हुआ? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हैवी कौन है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर मैं इसे चार्जेस की बात करूँ तो न्यूट्रॉन को चार्ज नहीं है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसका चार्ज किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, अब मान लो मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि C6, अब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे इसके लिए। ठीक है, जैसे MEP और N से पता है अपन को। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई ये चाहिए अपन को C612 है। बताओ C612 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, दोनों को माइनस कर दो तो 6 न्यूट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? इतने। कितने प्रोटॉन? इतने। कितने न्यूट्रॉन? इन दोनों का सिस्टम। ठीक है, लिखो इसको।
हो गया सबका? अब देखो आगे। अब देखो ये जो मास की जो यूनिट है किसमें, केजी में। मास की जो यूनिट है केजी के अंदर, मास की जो यूनिट है किसमें, केजी में। तो केजी एक बहुत बड़ी यूनिट है। केजी क्या है, एक बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, केजी एक बहुत बड़ी यूनिट है किसके अंदर, मास के अंदर। ठीक है, अब मास के अंदर केजी बहुत बड़ी यूनिट है, अपन को उसको एक चैप्टर में एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। मास की यूनिट आपको पता है एमकेएस में यही होती है, सीजीएस में ग्राम हो जाएगी। लेकिन ये केजी बहुत बड़ी यूनिट है, तो आप इसको एक छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, और एक अपन नई छोटी यूनिट लेके आ रहे हैं यहाँ पर। और वो नई जो छोटी यूनिट है वो है एएमयू। कौन सी है, लिखो नेक्स्ट यूनिट। मास की यूनिट है एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट लिखो, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू ब्रैकेट में लिख लो, ये एटॉमिक मास यूनिट। अब 1 AMU को ऐसे डिफाइन किया गया कि जो 1 AMU है वो 1/12 है किसका, मास ऑफ C612। मास ऑफ किसका, उसके 1 एटम का। ठीक है, या फिर मास ऑफ C612। ठीक है, 1 AMU को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि जो 1 AMU है वो क्या होता है, 1/12 टाइम्स होता है किसका, मास ऑफ C612 का। एक स्टैंडर्ड बेस लिया गया कि इसके इक्वल टू होता है। अब मेरे को एक एटम का मास चाहिए, इसके कितने एटम का चाहिए, एक एटम का मास चाहिए। अब ये प्रैक्टिकली निकालो, जो थ्योरेटिकल निकालो, लगभग मास निकाला गया। इसमें कहीं नहीं था कि आप थ्योरेटिकल निकालो कि प्रैक्टिकल निकालो, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अब मेरे को ये पता है केमिस्ट्री से कि जो मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल में जितना मास होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है कि नहीं होता है, एटॉमिक वेट मास के बराबर। ये मान लो C612 है, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो 1 मोल के अंदर कितना ग्राम है, मास ऑफ 1 मोल कितना है, 12 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल इज 12 ग्राम। यानी मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मास ऑफ 1 मोल में इतने एटम्स है, 1 मोल में इतने एटम है। तो ये भी तो कह सकता हूँ मैं कि 1 मोल में इतने एटम है, तो इतने एटम्स का मास है वो, है कि नहीं है, इतने एटम्स का मास। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है 1 एटम का मास। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612 is 12 upon 6.02 10⁻23। सही है क्या, ये मास हो गया किसका, 1 का। ठीक है, अभी कई बुक्स में 0.2 लिखा हुआ है, कई में 0.3 भी लिखा हुआ है। केमिस्ट्री 0.3 से चलती है।
ठीक है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट है वो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो लगभग लगभग आता है 1.645 10 की पावर माइनस 24, सॉरी 27, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये ग्राम में था, ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, केजी में, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे लगभग लगभग कितना आता है, हाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो यहाँ पे ग्राम चल रहा है तो 24 लिख लो। तो इसको मैं इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, 1.645 10 की पावर माइनस 27 केजी। ये लगभग लगभग किसके बराबर है, 1 एएमयू की। तो 1 एएमयू में कितना केजी होता है, इतना केजी होता है। तो क्या मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग 1 एएमयू के बराबर है कि नहीं है, 1 एएमयू के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि उसका 1 पॉइंट देखो कॉपी में लगभग बराबर है। लेकिन अपन को यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन उन्होंने निकाल के दी कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.0073, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086 इस चैप्टर में अपन न्यूक्लियस की बात करेंगे, तो जो न्यूक्लियस में रहता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की बात करें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एएमयू की जगह यू लगा दो, एएमयू की जगह क्या लगा दो, यू लगा दो, एएमयू की जगह क्या लगा दो, यू लगा दो, ठीक है। तो यू इज यूनिट ऑफ एएमयू, ठीक है। यू को ही अपन क्या बोलते हैं, एएमयू बोलते हैं। तो ये हो गया अपना 1 एएमयू। 1 एएमयू इज 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612, मास ऑफ 1 मोल इज दिस एंड दिस। तो आपसे पूछ लिया जाए तो प्रूव दैट कि 1 एएमयू कितना केजी होता था, आप प्रूव कर सकते हो, बेसिक से प्रूव कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड अज्यूम किया गया था ये, ठीक है। देख लो 1 AMU is defined as, देखो 1 AMU mass is defined as 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 1/12 times 1/12 times 1/12 times 1/12 times mass of 1 atom of C612, mass of 1 atom of C612, बता लो इसको।
ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। अब लिखो एनर्जी इन या क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट एनर्जी इन प्रूव दैट क्वेश्चन लिख लो, प्रूव दैट एनर्जी इन 1 AMU mass energy in 1 AMU mass is 931.5 mega electron volt। देखो अब क्या कैलकुलेशन है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालनी है, 1 AMU में एनर्जी प्रूव करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc², m मास। अब 1 AMU की बात करें तो 1 AMU, अब देखो जो ये एनर्जी है वो मैं MKS में सॉल्व करना चाहता हूँ। किसमें सॉल्व करना चाहता हूँ मैं? MKS में। चलो कोई बात नहीं, अपन MKS में लेंगे। अब ये M जो है ये मास है, मास कितना है? 1 AMU। 1 AMU मास कितना होता है? 1.645 10 की पावर -27। c² मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर, ये जूल में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस जूल को मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका डिवाइड करोगे? इलेक्ट्रॉन का। किसका डिवाइड करना पड़ेगा आपको? इलेक्ट्रॉन का। 9 × 10 की पावर 16 हो गया अपॉन 1.6 × 10 की पावर -90। अब पहले पावर्स का हिसाब किताब कर लो। नाइनटीन 16 35 45 35 हो गया, 35 में से 27 8 बच गया। इन दोनों को ऐड किया, 35 में से 27 गया, 35 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? 8, तो 10 की पावर 8 प्लस की 8 बच गई। ठीक है, प्लस 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट आंसर लेके आना है, तो मैंने लिखा 1.645 9 × 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 × 10 की पावर 6। 10 की पावर 2 10 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। ठीक है, अब देखो अपॉन में कौन है? 1.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। 10 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.645 9 इंटू, इसको बोल देते हैं अपन 900। 10 की पावर 6 को बोल सकता हूँ मेगा, यानी कैपिटल M, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 1.645 इसको सॉल्व करो, लगभग लगभग ये आ जाएगा 931 मेगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक AMU मास के अंदर कितनी एनर्जी एसोसिएटेड? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में 3 से 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है। उतारो इसको।
कैलकुलेशन सही से लिखना भाई। अब देखो 1 एएमयू में इतनी एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आपसे मैं बोल दूं कि 2 एएमयू में कितनी एनर्जी होगी तो मल्टीप्लाई कर दोगे, आधे एएमयू में कितनी एनर्जी होगी तो भी मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मैंने कहा 0.5 में कितनी एनर्जी होगी तो वो भी आप कर सकते हैं। 1 एएमयू में एनर्जी कितनी होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 0.2 एएमयू में कितनी होगी, मल्टीप्लाई तो करोगे। अगर 5 एएमयू में बोलूं मैं 5 एएमयू में कितनी एनर्जी होगी तो 931.5 इंटू 5 ऐसे करोगे ना। कोई डाउट इसमें किसी को, क्योंकि बहुत काम आएगा। जैसे मेरा 0.669458 ये है, इसमें कितनी एनर्जी होगी, मल्टीप्लाई कर दो। सही है क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, उतारो इसको। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अल्फा पार्टिकल का नाम सुना होगा तुमने, अल्फा पार्टिकल, केमिस्ट्री में सुना होगा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4, ठीक है। अब इस अल्फा पार्टिकल का आपको मास निकालना है, किसमें, इन एएमयू में। इस अल्फा पार्टिकल का आप मास कैसे निकालोगे, क्या मास निकालना है एएमयू में, किसका, ऑफ न्यूक्लियस का।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, वो कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, तो न्यूक्लियस बोलूँ मैं एटम बोलूँ एक ही बात है। ठीक है, 2He4 के न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ZMP प्लस A माइनस ZMN। मास ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं प्रोटॉन, Z के बराबर। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं न्यूट्रॉन, A माइनस Z के बराबर होते हैं। सही है कि नहीं है? अब बताओ Z कितना है यहाँ पर 2, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.0073 प्लस A कितना है 4 माइनस 2, ठीक है, और MS कितना था 1.0086। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दो कितना आ रहा है। ये कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी आगे जाके। ये आएगा क्या 2He4 का मास, चेक करो देखें। फिर ये निकाल के फिर C612 का मास निकालो इन AMU। ये न्यूमेरिकल एक मैंने करा दिया, अब एक तुम करके बताओ फटाफट से कितना आ रहा है इसका आंसर। सेम ऐसे निकालना है, Z कितना आएगा 6 और ये A माइनस Z 12 माइनस 6, ये वैल्यू एडिटिव, ये वैल्यू एडिटिव, फिर सॉल्व करना है। तो ये तो आएगा इसका कैलकुलेशन कैसे करो। निशा ये तो नहीं आएगा बेटा, कैलकुलेशन सही से करो। 4 इसका आ रहा है, तो इसका 6 कैसे 8 कैसे आ सकता है, डबल ही कैसे आ सकता है। हाँ ये आ सकता है 12.0954, ये आ सकता है।
और किसका है आंसर? अभी हुआ हो किसी का? चलो अब मैं सोच सकता हूँ कि तुम अब मार्क्स निकाल सकते हो किसी का भी, ठीक है? निकाल सकते हो ना मार्क्स सबका तो। अब देखो हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे। हुआ यूं कि मैंने 2He4 बनाया, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है? इन दोनों को मिलाया। अब इन दोनों का मास मेरे को पता है कि 4.0318 होना चाहिए, ठीक है? ये होता है मास। जब मैंने इन दोनों को मिला के 2He4 बनाया, कौन सा बनाया? 2He4, और उसको उसका मास मैंने मेजर किया न्यूक्लियस का, ठीक है? जब मैंने उसका मास मेजर किया तो मैंने क्या देखा कि उसका मास 4.0217 AMU आया। यानी मैंने जो निकाला कैलकुलेशन करके, ये मेरा थियोरेटिकल मास था। थियोरेटिकल का मतलब कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं, तो इन दोनों का इंडिविजुअल मास मेरे को पता है, तो ये मास होना चाहिए इसका, ठीक है? लेकिन मैंने इसको मेजर किया, यानी ये मास मैंने कह दिया एक्सपेरिमेंटली और ये मास है मैं थियोरेटिकली। तो इन दोनों मासेस में एक डिफरेंस आया। क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जो मैं मास थियोरेटिकली मेजर कर रहा हूँ वो मास मेरा ज्यादा है, जबकि वहां मैं रियलिटी में जो महसूस कर रहा हूँ वो मास मेरा क्या है? कम। यानी मास में क्या आया? डिफरेंस आया। इस मास डिफरेंस को बोलते हैं अपन मास डिफिट। क्या बोलते हैं? मास डिफिट। डिफरेंस बिटवीन मास कौन कौन से? थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल मास या ओरिजिनल मास। थियोरेटिकल मास है। अब जनरल फॉर्मूला निकालो। थियोरेटिकल मास का फॉर्मूला क्या होता है? जेड एम टी प्लस ए माइनस जेड, जो तुमने निकाला अभी, एम एन माइनस एम। एम कौन सा? ये एम कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल वाला मास है। तो मास डिफिट हो गया डेल एम। ये मास डिफिट क्या हो गया? डेल एम। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये निकाल दिया अपन ने मास डिफिट। यानी मास डिफिट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। अब बात है कि मास डिफिट गया कहाँ? ये मास डिफिट कन्वर्ट हो गया किसमें? एनर्जी में। उस एनर्जी को अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। यानी जो एनर्जी, ये जो मास कम हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उस कन्वर्ट में जो एनर्जी हो रही है उसको बोलते हैं अपन बाइंडिंग एनर्जी। और वो एनर्जी क्या काम कर रही है? वो जब अपना न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बाइंड करने के लिए जो फोर्स चाहिए, वो फोर्स कौन देता है? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? मास डिफिट। मास डिफिट कहाँ से आता है? इंटरन। समझ में आ गया? तो मास डिफिट समझ में आया? मास डिफिट में किसी को प्रॉब्लम? तो मास डिफिट इज बेसिकली मास डिफरेंस बिटवीन थियोरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। थियोरेटिकल मास इज दिस एंड एक्सपेरिमेंटल मास इज दिस। तो ये हो गया डेल एम। और ये मास डिफिट किस में कन्वर्ट हुआ? बाइंडिंग एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हुआ? बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है? और इस बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या है? ये एनर्जी कहाँ जा रही है? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रख रही है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये वो एनर्जी है, ये वो अमाउंट है एनर्जी का, अगर मैं ये एनर्जी न्यूक्लियस को दे दूं तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब में क्या हो जाए? अलग अलग पार्ट। सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो बाइंड करके रख रहा हूँ मैं।
ठीक है, अगर मैंने इसको इतनी एनर्जी और दे दी नेगेटिव में, इतनी एनर्जी और दे दी नेगेटिव में, तो ये क्या खुल जाएंगे सारे के सारे। तो बाइंडिंग एनर्जी के दो डेफिनेशन देख सकते हो आप, कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इट कम्स फ्रॉम मास डिफिट, या फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस। तो ये दो डेफिनेशन हो सकती है किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की, मास डिफिट। अब बाइंडिंग एनर्जी के बाद एक टॉपिक और छोटा सा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स की है, बाइंडिंग एनर्जी किसकी है, जितने भी न्यूक्लियॉन्स है उन सभी की है। पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए मतलब न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ए क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये अपने तीन टॉपिक हो गए, कौन कौन से, मास डिफिट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बोलो किसी को डाउट हो तो पूछ लो। समझ में आया क्या सबको, ये चीज समझ में आई सबको? पहले देखो समझ में आया नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा, मास डिफिट, बाइंडिंग एनर्जी और ये। मास डिफिट इज बेसिकली मास डिफरेंस बिटवीन theoretical मास एंड एक्सपेरिमेंटल मास। बाइंडिंग एंड जो मास डिफिट हो रहा है वो मास डिफिट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। उस एनर्जी को अपन कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी क्या काम करती है, द एनर्जी, कौन सी एनर्जी बाइंड करके रखती है किसको, न्यूक्लियस। ठीक है, और बोलो। देखो इसको,
बाकी लिख लिया गया बेटा सबने? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिख लो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की डेफिनेशन लिखो। The energy required the energy required the energy required the energy required to just escape one nucleon to just escape one nucleon to just escape one nucleon from a nucleus from a nucleus। ठीक है, लिखी डेफिनेशन सबने? तो आज की क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, बाकी अपन फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे का पार्ट। बोलो को किसी डाउट हो तो, कुछ और डाउट हो किसी को? देख लो किसी को डाउट हो तो यस और नो तो बोल दिया करो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।